क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे, पहले गवर्नेंस के बारे में हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। गवर्नेंस क्या होता है, गवर्नमेंट क्या होती है, मैनेजमेंट क्या होता है और एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। चार हम लोग चीज़ अलग अलग पढ़े थे, गवर्नमेंट, गवर्नेंस, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन। और ये बहुत ज़रूरी है बेसिक चीज़ जानना। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पब्लिक पॉलिसी। अब पब्लिक पॉलिसी क्या होता है? तो सरकार ऐसी नीति बनाए जो जनता के हित में हो, गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बनाए जो पब्लिक के लिए हो। तो पब्लिक पॉलिसी का मतलब होता है कि द रूल्स मेड बाय द गवर्नमेंट टू फुलफिल द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल आर कॉल्ड पब्लिक पॉलिसी। यानी ऐसे रूल्स गवर्नमेंट बना रही है जो जनता के, ठीक है, जो लोगों के इच्छाओं को, लोगों के हक को, लोगों के अधिकार को पूरा करती है। ऐसी पॉलिसी को पब्लिक पॉलिसी बोलते हैं। जैसे सरकार अभी बना रही है कि रोड हम बना रहे हैं, तो पब्लिक पॉलिसी गवर्नमेंट का कि हमको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। पब्लिक पॉलिसी गवर्नमेंट का कि हमको गैस सिलेंडर देना है। पब्लिक पॉलिसी है कि हमको स्वच्छ भारत मिशन के अंदर सबको शौचालय देना है। तो ये पब्लिक पॉलिसी, यानी सरकार ऐसी पॉलिसी बनाती है जिसका फ़ायदा डायरेक्टली किसको मिलता है? पब्लिक को मिलता है। ऐसी पॉलिसी को, ऐसे रूल्स को, ऐसे रेगुलेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? पब्लिक पॉलिसी। और गवर्नमेंट का काम क्या है? किसके लिए पॉलिसी बनाना है? गवर्नमेंट किसके लिए पॉलिसी बनाएगी? पब्लिक पॉलिसी या प्राइवेट पॉलिसी या इंडिविजुअल पॉलिसी? तो गवर्नमेंट जब भी बनाती है तो पब्लिक पॉलिसी बनाती है। उसको पब्लिक से ना मतलब है, जनता से मतलब है, क्योंकि सरकार जनता की है। आगे लिखा है इन पब्लिक पॉलिसी द जनरल पब्लिक कम्स अंडर पब्लिक। मतलब पब्लिक पॉलिसी के अंदर जो सामान्य जनता, हम लोग जो है वो सब पब्लिक के अंदर आते हैं, मतलब हम लोग उसके अंदर शामिल होते हैं। आगे लिखा लोक नीति में एक पब्लिक के तहत सर्वसाधारण जनता आ जाती है, यानी सारे लोग आ जाते हैं। पब्लिक मतलब वो पूरे भारत की जनता है। वही नीति पॉलिसी में सरकार द्वारा जनता के निर्धारित कार्यक्रमों और क्रियाओं को शामिल किया जाता है। यानी पब्लिक पॉलिसी में जितनी जनता है भारत देश की, 140 करोड़ पॉपुलेशन है, तो 140 करोड़ के 140 करोड़ लोग पहुंच जाते हैं। न उसमें धर्म के आधार पर मतभेद किया जाता है, न जाति के आधार पर मतभेद किया जाता है। पब्लिक का मतलब सारा। आगे पब्लिक पॉलिसी इज मेड फॉर ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ पर्सनस लाइफ। पब्लिक पॉलिसी जो सरकार बनाती है वो ऐसा बनाती है कि एक व्यक्ति के हर पोर्शन को, उसके लाइफ के हर पोर्शन को कवर किया जा सके। अभी आप सोचिए कि गवर्नमेंट क्या क्या हम लोगों के लिए करती है। तो हम लोगों के लिए छोड़ दीजिए, जो मिडिल क्लास फैमिली, गरीबों के लिए सरकार क्या करती है। तो अब अगर शुरू से देखेंगे तो उसके जीवन के हर एस्पेक्ट को टच करती है सरकार। जैसे सबसे पहले तो भैया अगर उसका बच्चा हुआ उसके लिए फ्री हॉस्पिटल, जैसे जन्म लिए हॉस्पिटल फ्री है, आप वहाँ से फ्री इलाज ले सकते हो। जन्म से पहले भी फ्री है, जन्म से पहले मेडिसिन फ्री है, चेकअप फ्री है, बहुत सारा चीज़। जन्म कोई बच्चा लिया तो वो फ्री है। उसके बाद क्या होगा, जैसे वो 5 साल का हुआ है तब तक उसके सारे सुई, इंजेक्शन, जो भी वैक्सीनेशन होता है सारे वैक्सीनेशन फ्री है। उसके बाद उसको स्कूल में एडमिशन फ्री है, मिड डे मील फ्री है खाने के लिए, बुक्स फ्री है, यहाँ तक कि ड्रेस भी फ्री है। बच्चा थोड़ा और आगे बढ़ता है, मेहनत करता है, अगर कहीं सक्सेस हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो घर भी फ्री है, गैस सिलेंडर भी फ्री है, राशन भी फ्री है। और आज के समय में मनरेगा में 100 दिनों की गारंटी रोज़गार भी फ्री है। यानी सरकार ऐसे एस्पेक्ट को देख रही है कि उसका एजुकेशन भी अच्छा रहे, उसका हेल्थ भी अच्छा रहे, उसके कमाई की भी बात सोच रही, दवाई की भी बात सोच रही। हर एस्पेक्ट को टच करना होगा आपको पब्लिक पॉलिसी में, ताकि अगर कोई भी जनता किसी तरह से भूखे ना रहे। देखिए, सिर्फ खाने की व्यवस्था सरकार नहीं की, खाने के अलावा हॉस्पिटल की व्यवस्था कर रखी कि खाना तो हम दे देंगे आपको, अगर बीमार पड़े तो हॉस्पिटल में इलाज भी दे देंगे। आपके बच्चे अच्छे जगह पे पढ़े उसके लिए स्कूल की व्यवस्था कर रखी। अगर आपके बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही है उसके लिए स्किल इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रही है कि स्किल सीखेगा आपका बच्चा तो जॉब में जाएगा। यानी सरकार हर एस्पेक्ट को टच करती है, हर क्षेत्र को देखती है कि एक व्यक्ति, यानी जो पब्लिक है, उसका हर सेक्टर डेवलप हो, हर एरिया डेवलप हो। किसी एरिया में किसानों के लिए, देखिए सरकार किसानों के लिए काम करती है, सरकार आर्मी के जवानों के लिए काम करती है, सरकार वैज्ञानिकों के लिए काम करती है, सरकार स्टूडेंट्स के लिए काम करती है, सरकार वो घर में चूल्हे पर खाना बना रही महिलाओं के लिए काम करती है कि उसको गैस सिलेंडर दिया जाए। सरकार बिजनेसमैन के लिए काम करती है, सरकार स्टूडेंट के लिए काम करती है, हर सेक्टर के लिए सरकार काम करती है। आप देख लीजिएगा कि गवर्नमेंट का जो पॉलिसी होता है, क्या एक ही सेक्टर को डेवलप करना है या सारे सेक्टर को डेवलप करना है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है सारे सेक्टर को, यानी जितने एस्पेक्ट हैं सोसाइटी के, जितने एस्पेक्ट हैं पब्लिक के, वो सारे एस्पेक्ट को टच करती है सरकार, और उसी को हम लोग पब्लिक पॉलिसी के अंदर लेते हैं। कोई दिक्कत किसी को? यानी ऐसी पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है जिससे हर एस्पेक्ट को टच कर सके, हर क्षेत्र को ध्यान देती है। आप देख लीजिए किसान के लिए क्या सरकार कर रखी। अब आज से 70 साल 80 साल, हम लोग लगभग 80 साल होने चला है। अब देखिए कि सरकार जब से हम लोग आज़ाद हुए तब से लेके किसानों के लिए क्या क्या की, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति रिसर्च का काम कर रहा है, वैज्ञानिक है, तो उसके लिए क्या किया, स्टूडेंट्स के लिए क्या पढ़ने के लिए किया,
ठीक है, गरीबों को के उत्थान के लिए क्या किया। अगर हम देखें गरीबों के अलावा हम लोग देखें कि महिलाओं के लिए क्या किया। आज महिलाओं के लिए देखिए गैस सिलेंडर है, घर में स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए हम लोग शौचालय मिल गया, अच्छा छत मिले इसके लिए इंदिरा आवास योजना मिल रही है कि आपको घर मिलेगा अच्छा, आप कच्चे के मकान में मत रहो, पक्के मकान में रहो, कम से कम उतना तो है कि छत बढ़िया मिल गया जिसमें आप आराम से रात गुजार सकते हैं, बरसात में भी इस बात का डर नहीं होगा कि छप्पर कब गिर जाएगा। तो ये सारी सुविधाएं सरकार दे रही है। उसके बाद भी अगर नौकरी नहीं मिलता तो सरकार रोज़गार गारंटी योजना दे रही है मनरेगा के अंदर कि 100 दिनों की रोज़गार गारंटी योजना है, जहाँ आपको 350 रुपया मिनिमम वेजेस 100 दिन तक तो मिलेगा, नहीं 35,000 फिक्स है। उसके बाद नौकरी मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो 35,000 तो आपको मिल ही रहा है जॉब कार्ड के जरिए। यानी सरकार हर व्यवस्था कर रखी है ताकि एक व्यक्ति का उत्थान हो सके, और यही पब्लिक पॉलिसी के अंदर आता है। क्या लिखा है, वही लिखा है यहाँ पे पब्लिक पॉलिसी। आगे लिखा है इन दिस यूनिट वी विल अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन इन डेप्थ। इसमें हम लोग पब्लिक पॉलिसी को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और देखेंगे इसको कैसे लागू करते हैं। तो चल ये सबसे पहले बोलता है पब्लिक पॉलिसी के बारे में अपन लोग शुरू करते हैं ब्रीफ में। बोलता है लोक नीति मनुष्य के जन्म से शुरू होकर, अभी पता है ना कि जन्म से शुरू होता है और मरने तक पब्लिक पॉलिसी चलती रहती है सरकार की। यानी सरकार हमारे लिए हमारे जन्म से शुरू होता है, जन्म से पहले हमारे लिए सरकार काम करना शुरू कर देती है, और जब तक हम मरते नहीं तब तक सरकार मेरे लिए काम करती रहती है। हमारे लिए हम लोगों के लिए अच्छी रोड सड़क बना कर रखी है, हम लोगों के पढ़ने के लिए स्कूल है, हम लोगों के इलाज के लिए हॉस्पिटल है, सब हम लोगों के लिए, जनता के लिए। सरकार इतना काम क्यों कर रही है। कहीं पे पुल हो जो मतलब नदी पार करने में दिक्कत होता है, सरकार पुल बना दी। सिंचाई का साधन नहीं था तो सरकार डैम बना देती है कि ठीक है भैया तुमको खेती करने में दिक्कत हो रहा है, पानी नहीं मिल पाता तो लोग डैम के जरिए पानी पहुंचाएंगे। सरकार हर जगह पे, अब हम लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर रहे थे तो सरकार थाना बना दी कि आसपास में थाना बना देते हैं। जैसे कहीं देखिएगा खूब विवाद होते रहता है ना, तो बगल में थाना सरकार बना देगी, यहाँ एक थाना स्थापित करो। थाना रहेगा तो लोग क्या करेंगे, आसपास के लोग डरे रहेंगे, मतलब अच्छे से जिएंगे, और जो अपराधी प्रवृत्ति का लोग है वो डरेगा, काम नहीं कर पाएगा, गलत काम नहीं कर पाएगा। तो सरकार हर जगह पे हम लोगों के मदद के लिए काम करती है। यहाँ देखिए क्या क्या है, लोक नीति को यानी पब्लिक पॉलिसी को मोटे तौर पर 4 भागों में बांटा गया है। पब्लिक पॉलिसी जो सरकार बनाती है उसको 4 अलग अलग पोर्शन में बनाती है। पहला बात क्या ध्यान देती है, सामाजिक सोशल फैक्टर को, दूसरा किस फैक्टर को, इकोनॉमिक फैक्टर को, तीसरा किस फैक्टर को, कल्चरल फैक्टर को, चौथा पॉलिटिकल फैक्टर को। 4 फैक्टर को सरकार ध्यान देती है जब वो पब्लिक पॉलिसी बनाती है। यानी जनता के लिए अगर कोई नीति बनाती है, नियम बनाती है, तो उसमें 4 चीज़ को ध्यान देती है। सबसे पहले सामाजिक पर्पस को, अगर सामाजिक पर्पस को ध्यान नहीं देती सरकार तो गरीबों के लिए बहुत सारे प्लान हैं और अमीरों के लिए कोई प्लान नहीं। जो मिडिल क्लास फैमिली है उसको कुछ नहीं मिलता है और गरीबों को सब कुछ मिलता है। इसका मतलब सरकार कहीं ना कहीं सोसाइटी को देखी कि हम सोसाइटी के वैसे लोगों के लिए सर्विस देंगे जो सोसाइटी के नीचे वाले लोग हैं, जिनको उठना बहुत ज़रूरी है, और जो उठे हुए लोग हैं उनको सर्विस देने की जरूरत नहीं। कभी देखेंगे जो गैस सिलेंडर है उस किसको मिलेगा, अमीर आदमी को कि गरीब आदमी को, गरीब आदमी को। शौचालय किसका बन रहा है, गरीब आदमी का, अमीर आदमी का, सिंपल। राशन जिसको भी देखिए जो सुविधाएं मिल रही है वो सब गरीबों को मिल रही है। दूसरा और क्या देखती है सरकार, आर्थिक, कि पैसा उसके पास कितना। अगर पैसा ज़्यादा है तो उसको सारी सुविधाएं सरकार नहीं देती, वो जानती है सरकार कि इसके पास पैसा है अपना कर लेगा। जिसके पास पैसा नहीं है उसको सुविधा मिलती है। और क्या देखती है सरकार, कल्चर, लोगों का कल्चर क्या, संस्कृति क्या है, उसको ध्यान में रख के सारी पॉलिसी सरकार बनाती है। यानी जितनी भी पब्लिक पॉलिसी बनती है वो किसको ध्यान में रख के बनती है, कल्चर को ध्यान में रख के बनती है, और साथ ही साथ पॉलिटिकल फैक्टर को भी ध्यान रखते हैं। तो चलिए देखिए क्या क्या है। सबसे पहले चाइल्ड बर्थ, इससे रिलेटेड पॉलिसी है। क्या लगता है, बच्चा जन्म लेता है उससे रिलेटेड सरकार की कोई पॉलिसी है, उसमें सरकार क्या मदद करती है बच्चे के जन्म लेने में। जन्म से पहले जितने मेडिसिन चाहिए, जितना चेकअप चाहिए वो सरकार फ्री करती कि नहीं करती। यहाँ तक कि ANM दीदी बना दी है, गांव-गांव में महिलाओं को ANM बना दी है कि वो, चूँकि हर गांव में डॉक्टर का जाना संभव नहीं है, तो ANM एक लेडी को ANM बना देती है। और ANM क्या करती है, हर गांव में, चूँकि उसके गांव में 50 घर है या 100 घर है, तो 100 घर की महिलाओं को तो जानती है, और सब एक साथ प्रेग्नेंट तो होगी नहीं। तो मान लीजिए उसमें 40 लोगों के यहाँ प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम है, तो 40 महिलाओं को जानती है, उनको मेडिसिन पहुंचा देगी, वैक्सीनेशन कर देगी कि नहीं ये वैक्सीन लगा लीजिए, आपके बच्चे के हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सबके लिए उसका बच्चा बहुत प्यारा है। कौन सा मेडिसिन खाना है, क्या खाने में खाना है, क्या काम नहीं करना है, कैसे आपको रहना है, कितना दिन रेस्ट करना है, कैसे आपको अपना, ठीक है, बच्चा सेफ़ और मजबूत बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, ताकि बच्चा पहले से ही ठीक रहे, किसी तरह से फिजिकल हैंडीकैप ना हो। ये सारे काम जो है वो सरकार
एएनएम दीदी के जरिए पैसा देके एएनएम को और उसके घर तक पहुंचा रहे फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ तक कि सरकार बोलती है कि अगर डिलीवरी का टाइम आता है तो घर में मत करेगा, पुरानी परंपरा को भूलिए। और सरकार ये भी बोलती है कि अगर आप गाड़ी करा के आते हो ना किसी गाड़ी को बुक करके, तो उसका पैसा भी हम ही दे देंगे। क्यों इस सरकार इतना कर रही है? सोचो, गांव से एक व्यक्ति गाड़ी बुक किया और सदर अस्पताल हजारीबाग आता है अपनी पत्नी का डिलीवरी कराने के लिए, तो ऐसे में सरकार पैसा दे रही, गाड़ी का भाड़ा भी, मतलब उससे पहले तो सरकार सब दी, दवा दी, बाकी खाने का सामान दी, उसको लाने ले जाने का पैसा भी सरकार दे देती। उसके साथ यहाँ अगर बेबी हो गई, बेटी हो गई, तो राज्य सरकार की तरफ से भी बेटी के नाम पर 50,000 या 1,00,000 रुपये डिपॉजिट हो जाता है कि सर्टिफिकेट बना देते हैं और हम डिपॉजिट कर देते हैं। इतनी सुविधाएं सरकार कर रही है। क्यों कर रही है? सरकार क्या चाहती है? चाइल्ड बर्थ रेट सही हो, हाँ या नहीं? खास करके लड़कियों के लिए ज़्यादा जरूरी, लड़कियों का बर्थ रेट अच्छा हो। दूसरा क्या है? हेल्थ पॉलिसी सरकार बनाती है, वीमेन हेल्थ पॉलिसी बनाती है, चाइल्ड वेलफेयर पॉलिसी बनाती है, बर्थ रजिस्ट्रेशन। देखिए, बच्चे का रजिस्ट्रेशन शुरू से जन्म पंजीकरण होता है ना, कि कितने बच्चे हमारे यहाँ जन्म ले रहे हैं। नहीं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जन्म लेते हैं उनका रिकॉर्ड ही नहीं, जन्म तो ले लिया, रिकॉर्ड ही नहीं। जैसे पुराने ज़माने में कोई रिकॉर्ड नहीं होता था। अब हर गांव में कितना बच्चा जन्म लिया, क्या करे? सरकार अधिकारी भेज भेज के पता करते रहे। तो अभी कैसे पता चलेगा कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं? कितने बच्चे देश में जन्म ले रहे हैं कैसे पता चलेगा? अधिकारी हर हॉस्पिटल में जाके पूछता है? नहीं। क्या करा दिया है सरकार? जिस भी हॉस्पिटल में जन्म लेगा, देखिएगा वहाँ एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, जन्म प्रमाण पत्र बोलते हैं, हर हॉस्पिटल देगा। अब कोई घर में जन्म ले लिया उसका तो कोई जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हॉस्पिटल में लिया तो उसका जन्म प्रमाण पत्र उसको जरूर मिलेगा। और वो जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनता होगा? ऑनलाइन बनता है या ऑफलाइन बनता है? ऑनलाइन बनता है। तो जब हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो जितना रजिस्ट्रेशन आज के दिन आया, समझ जाओ आज झारखंड में इतने बच्चे जन्म ले लिए, हाँ या नहीं? अब इसमें वैसे बच्चे छूट जा रहे हैं जिनका घर में ही जन्म हो गया या ऐसे जगह जन्म हो गया जहाँ रजिस्ट्रेशन का कोई ज़रूरत नहीं पड़ा, वैसे बच्चे छूट जा रहे। तो ये तरीका है सरकार के पास। और सरकार क्या करती है? तो किसके लिए व्यवस्था करती है? फूड एंड ड्रिंक, वो वाला ड्रिंक नहीं जो तुम लोग सोच रहे हैं, ठीक है? हालांकि सरकार उसकी भी व्यवस्था करती है, दवा और दारू बोलती है नहीं। तो ये ड्रिंक की बात नहीं, पीने के पानी की बात करी कि साफ़ पीने का पानी। या सरकार क्या करी साफ़ पीने के पानी के लिए? फूड के लिए तो हम लोग समझते हैं, फूड के लिए तो सरकार राशन देती है कि चावल दे दी, गेहूँ दे दी, यहाँ तक कि तेल नमक ये भी दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। और पीने के पानी की व्यवस्था सरकार कैसे कर रही है? तो देखिएगा हर गांव में क्या कर रही है, हर गांव में पाइप के जरिए घर घर पानी पहुंचाया जा रहा है। तो ये भी सरकार का प्लान है कि हम किसी तरह से एक अच्छा पानी पहुंचाए जो पीने लायक पानी, साफ़ पानी हर घर तक पहुंचेगा। हर घर जल या हर नल जल, ये योजना है सरकार का जिसमें हर घर तक जल पहुंचेगा। उसके बाद फूड पॉलिसी सरकार बना रखी है, वाटर पॉलिसी, एनवायरनमेंट पॉलिसी, ये सब बना रखी है सरकार। हाउसिंग के लिए क्या क्या बना रखी है? हाउसिंग के लिए हाउसिंग पॉलिसी है, ठीक है। और देखिए मकान है और साथ ही साथ पुनर्वास। पुनर्वास नीति क्या होता है? एक तो आपको मकान मिल गया, एक पुनर्वास पॉलिसी होता है। क्या होता है पुनर्वास? इसको बोलते हैं री हाउसिंग या रीशिफ्टिंग। नहीं समझते हैं? अरे भाई आप यहाँ रहते हो, इस जगह पे रहते हो, सरकार बोली कि आप यहाँ घर बना लो, तो लोग क्या करता है? पुराना मिट्टी घर तोड़ देता है, इसी जगह पे एक नया घर बना लेता है। इसको हम लोग बोलते हैं हाउसिंग फैसिलिटी। सरकार ने आपको घर दे दिया गांव में, जो उसको हम लोग इंदिरा आवास योजना बोलते हैं। और कहीं कहीं क्या होता है कि ये पूरा गाँव बसा हुआ था, लेकिन यहाँ पर इंडस्ट्री आएगा तो सरकार सबको बोली कि ऐसा करो, तुम लोग को हम दूसरे जगह पे घर बना के यहाँ पे दे देते हैं, सरकारी ज़मीन है, हम तुम लोग को घर बना के दे देते हैं, तुम लोग यहाँ छोड़ के यहाँ जाओ, और इससे बढ़िया घर देंगे, जहाँ जैसा तुम लोग रह रहे हो उससे बढ़िया घर हम यहाँ बना के दे देंगे। तो सारे लोग शिफ्ट हो गए यहाँ पे, सरकार सारे लोगों को घर बना के अलाउड कर दी और ये ज़मीन सरकारी यूज़ करी। इसको क्या बोलते हैं? पुनर्वास। बात समझ गए? क्या बोलते हैं? पुनर्वास। कि हम तुम यहाँ कितना दिन तक रहोगे तो तुम यहाँ शिफ्ट हो जाओ। बात समझ गए? आज देखिए इसी पुनर्वास का प्लान चल रहा है। आप लोग मुंबई में कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्लम्स है, झुग्गी झोपड़ी है? कौन सा? हाँ ठीक बताया, धारावली सबसे ज़्यादा स्लम्स है, झुग्गी झोपड़ी है। और वहाँ पे बहुत बड़ा, चूँकि बहुत पॉश एरिया है, वो बड़े बड़े टावर्स हैं, उसके बगल में छोटी झुग्गी झोपड़ी, तो थोड़ा सा ख़राब लगता है बिजनेसमैन को। मान लो किसी का हेडक्वार्टर वहाँ पे है, अब कोई आएगा विदेश से देखेगा, झाँक के शीशा से देखेगा जो झुग्गी झोपड़ी दिख रहा है, कि कहाँ गरीबों के शहर में बसा दिया, और हवा मार रहा है कि 400 करोड़ इन्वेस्ट कर देंगे हम। तो क्या करें? तो सरकार का प्लान है कि उसको वहाँ से शिफ्ट करो। तो कैसे शिफ्ट करेंगे? झुग्गी झोपड़ी वाले को ऐसे बोल देंगे शिफ्ट हो जाओ तो होगा नहीं। ज़मीन सरकारी है, वो लोग बस गया वैसे ही, लेकिन अब बस गया तो सरकार उन लोग को हटाएं कैसे? उतने सारे लोग हैं,
तो सरकार चाह रही है कि बगल में हम इस बड़ा सा अपार्टमेंट टाइप का बना देंगे, कुछ पैसा वो लोग से भी ले लेंगे, कुछ पैसा अपना लगा देंगे और वो लोग को शिफ्ट कर देंगे अच्छे घर में, तो ये खाली हो जाएगा ना। जैसे 50 फैमिली है तो 50 छोटा छोटा बना हुआ है अपना अपना, और वही 50 को हम एक ही टावर में शिफ्ट कर देंगे। नहीं समझे? अरे 50 फैमिली है तो कैसे बना रहा है? वहाँ झुग्गी झोपड़ी कैसे बनता है? झुग्गी झोपड़ी देखो सेकंड फ्लोर होता है वहाँ, झुग्गी झोपड़ी मतलब छोटा अपना बना के रखा हुआ है इतना इतना जगह पे। अब हम जो 50 फैमिली एक कट्ठे में फैला हुआ है या 1 एकड़ में फैला हुआ है 50 फैमिली, उसको हम एक ही टावर में 50 को शिफ्ट कर देंगे। 10 तल्ले तक जाएगा, 15 तल्ले तक जाएगा, 20 तल्ले तक जाएगा, तो हमारा क्या होगा? उससे सारे लोग शिफ्ट हो जाएंगे 5-6 टावर में, बाकी जगह खाली बच जाएगा, हम उसको इस्तेमाल कर लेंगे। तो सरकार वो भी कर सकती है कि पुनर्वास की सुविधा भी देती है हम लोगों को। और क्या सरकार देती है देख लीजिए, टेक्सटाइल फैसिलिटी देती है सरकार, कहीं कहीं कपड़ा की सुविधा भी देती है सरकार। धोती मिलता था, धोती कुर्ता, अभी भी कुछ जगह पे मिलता है। आगे क्या सरकार देती है? मेंटल डेवलपमेंट करती है, जिसमें एजुकेशन पॉलिसी सरकार लाती है, रिलीजियस मोरल पॉलिसी लाती है, ये सारा काम। एम्प्लॉयमेंट के लिए सरकार बिजनेस पॉलिसी लाती है, कॉमर्शियल पॉलिसी लाती है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाती है। फैमिली के लिए क्या लाती है? मैरिज पॉलिसी लाती है, चाइल्ड पॉलिसी लाती है, चाइल्ड एडॉप्शन पॉलिसी लाती है, सब सरकार लाती है। बात समझ गए? चाइल्ड पॉलिसी समझते हो ना? हम दो हमारे दो, सरकार ये प्लान क्यों लाई थी? हम दो हमारे दो, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। बात समझ गए? यहाँ तक कि जब पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा था, तो एक समय था जब नसबंदी प्रोग्राम आया था, ज़बरदस्ती पकड़ के नसबंदी कर दिया जाता था, गांव-गांव में कैंप लगा के। उसमें सारे मर्द लोग भागते फिर रहे थे कि पकड़े गए तो नसबंदी कर देगा। सरकार ज़बरदस्ती बोली, क्योंकि जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रहा था, खिलाएगा कौन? एक तो अकाल पड़ जाता है, सूखा हो जाता है, उतना खिला। जैसे अभी जिस हिसाब से हम लोग दुनिया में टॉप हो गए, भारत क्या हुआ? नंबर 1 में आ गया है पॉपुलेशन में। तो जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं हम लोगों को खुशी होता है कि नहीं टॉप में आ गए, लेकिन इस बात को आप भूलिए मत कि जिस समय सूखा 2-4 साल पड़ जाएगा तो खाइएगा क्या? कोविड जैसा अगर महामारी फैल गया तो खाइएगा क्या? अगर वैसा सिचुएशन आता है तो खेती नहीं होगी तो हम लोग खाएंगे क्या? जनसंख्या मान लो भारत ये है और जनसंख्या बढ़ता जाएगा तो फैलता जाएगा, तो जो खेती की ज़मीन इतनी बची हुई इसमें भी घर बनाना शुरू होगा तो खेती कहाँ होगा? और जब खेती नहीं होगा तो हम लोग खाएंगे क्या? प्रॉब्लम सरकार को इस बात का, कभी तो ठीक है जो 2-4-10 साल चल जाएगा, लेकिन जिस हिसाब से बढ़ रहे आने वाले समय में कम तो नहीं होगा और बढ़ेगा, तो खाएंगे कहाँ से? तो फूड प्रॉब्लम आ जाएगा, जो कि यहाँ दिया हुआ है। तो याद रखिएगा, सरकार सब काम करती है। चाइल्ड पॉलिसी बनाती है कि नहीं? ज़्यादा नहीं। उसके आगे ओल्ड एज पॉलिसी बनाती है, डेथ रजिस्ट्रेशन पॉलिसी बनाती है कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैसे कराएंगे। देखिएगा, डेथ रजिस्ट्रेशन होता है, डेथ सर्टिफिकेट उसको हम लोग बोलते हैं। और ओल्ड एज पॉलिसी, ओल्ड एज होम सरकार बना रखी है कि अगर कोई व्यक्ति बुजुर्ग है और उसका परिवार वाला, फैमिली वाला उसको छोड़ दिया तो उसके लिए सरकार क्या व्यवस्था करेगी उसके रहने के लिए, वो बना रखी है। प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाती है, जिसके ज़रिए हम लोग अपनी संपत्ति को खरीद और बेच सकते हैं। सोचिए, अगर सरकार पॉलिसी नहीं बनाती संपत्ति को खरीदने और बेचने का, तो क्या किसी का ज़मीन आप रजिस्ट्री करा पाते? सरकार ऐसा सिस्टम बना रखी तब ना करा पा रहे हैं, और नहीं बनाती तो करा लेते। जैसे गाड़ी में अगर नहीं बनाए कि मोटरसाइकिल ट्रांसफ़र नहीं होगा, जो खरीद लिया तो क्या कोई मोटरसाइकिल बेच सकता था? आज मोटरसाइकिल में सरकार ऐसी नीति बनाई कि ठीक है, अगर मोटरसाइकिल कोई बेचना चाहता है तो जाके रजिस्ट्रेशन चेंज कर सकते हो, यानी अपने नाम का रजिस्ट्रेशन किसी और के नाम पर शिफ्ट कर सकते हो। अगर सरकार नीति नहीं बनाती तब क्या होता? बेच तो देते। बताओ जी, बेच क्या हो नुकसान होता? अगर सरकार ऐसी पॉलिसी नहीं बनाती और रजिस्ट्रेशन शिफ्ट नहीं होता तो क्या नुकसान होता? वहाँ नुकसान ये होता है बालक लोग कि अगर हम अपना कार किसी और को बेच दिए तो कार तो बेच दिए, मारेगा जाके वो धक्का और केस मेरे ऊपर होगा, क्योंकि कार का रजिस्ट्रेशन मेरे नाम पर है। एक्सीडेंट वो करेगा, एक्सीडेंट करके भाग गया और केस मेरे ऊपर होगा। बात समझ गए? टोल टैक्स देना है, नहीं दिया, नियम तोड़ के भाग गया, चालान कटा, नहीं दिया, वो जान रहा है हमको देने की जरूरत है, नाम तो सतीश कुमार का है, पता चले एक बार मेरे पास 80,000 का चालान आता है, हम पागल हो जाएंगे, सर हम गाड़ी तो बेच चुके हैं। बोला सर गाड़ी कहाँ बिका है? तुम्हारे नाम पर तो अभी भी रजिस्ट्रेशन है। लेकिन सरकार जानती है कि समस्या आएगी, इसलिए सरकार ने क्या कर रखा है? ट्रांसफ़र फैसिलिटी पॉलिसी बना रखा है कि भैया तुम जिस दिन बेचते हो उसी दिन ट्रांसफ़र करा लो, नहीं तो बेचते साथ अगर किसी को जाकर मार दिया ना तो आप फंस जाओगे। बात समझ आई? आज अगर हम बिजली का कनेक्शन लिए हैं तो क्या ट्रांसफ़र फैसिलिटी है? हम अगर ट्यूशन को बेच के चले जाएंगे तो बिजली का कनेक्शन जो मेरे नाम पर है, क्या हम उसको ट्रांसफ़र उस आदमी के नाम पर करके जाएंगे या अपने नाम पर ही लेके जाएंगे? अगर नहीं करेंगे तो क्या नुकसान होगा?
नहीं करेंगे तो वो क्या करेगा, वो आदमी जानता है कि इसके नाम पर बिजली बिल है, वो जमा नहीं कर रहा है। 80-90 हज़ार होगा तो फाइन मेरे नाम पर काट देगा, केस मेरे नाम पर होगा। बात समझ गए, बिजली का कनेक्शन काट देगा लेकिन केस तो मेरे नाम पर होगा। तो इसीलिए बोलता है कि जहाँ आप अपना अधिकार छोड़ के चले जाते हैं आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो सरकार ने ऐसी पॉलिसी बना रखी है कि आप ट्रांसफ़र करें। बात समझ आई? पब्लिक पॉलिसी में कहीं कोई दिक्कत? ये सारा चीज़ आप लोगों की जानकारी के लिए स्टडी मटेरियल, वीडियो और लाइव क्लासेस। अब स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस क्या है, कैसे ग्लोबल गवर्नेंस यानी पूरी दुनिया में कैसे गवर्नेंस होता है बताइए। पूरी दुनिया में अगर सरकार चलानी है तो कैसे चलाएंगे? पूरी दुनिया छोड़ दो, देश में चलते हैं। पूरी दुनिया को छोड़ के हम लोग देश में चलते हैं। देश में सरकारें कैसे चल रही है, कैसे गांव तक सरकार चला दे रही, सरकार गांव तक एक पॉलिसी पहुंचा दे रही। कैसे पहुंचाती हुए? तो सबसे ऊपर कौन है बैठा हुआ, देखो तो संसद, जिसमें कौन है, प्राइम मिनिस्टर। सबसे ऊपर कौन है, संसद। इससे भी ऊपर दो है, राज्यसभा और उससे ऊपर है राष्ट्रपति। फिर से समझना, इससे ऊपर कौन कौन है, सबसे पहले प्रेसिडेंट, उसके नीचे है राज्यसभा और तब आता है आपका लोकसभा जिसको संसद बोलते हैं। बात समझ गए? यहाँ कौन होगा, यहाँ पीएम हेड होंगे, पीएम नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष हेड होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट बैठते हैं, वीपी, उपराष्ट्रपति बोलते हैं। राज्यसभा के जो पदेन सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति होते हैं और सबसे ऊपर कौन है, राष्ट्रपति। लेकिन हम लोग इसकी बात नहीं कर रहे हैं, इसकी बात भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों जनता नहीं चुनती है, जनता यहाँ से चुनती है। तो जनता द्वारा चुने हुए, जिसको संघ सरकार बोलते हैं, यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं, तो जनता द्वारा चुनी हुई सरकार सबसे ऊपर कौन है, संसद में बैठती है। हम लोग इसको थोड़ी चुनते हैं, हम लोग जिसको चुनते हैं वो मिल के इसको चुनता है, हम लोग नहीं चुनते, जनता इसको नहीं चुनती है और जनता ना राष्ट्रपति भी नहीं चुनती है। तो ये दोनों को हम लोग नहीं चुनते हैं, इसलिए हम लोग इसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग जनता के द्वारा चुनी सरकार की बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं, जिसको हम लोग पार्लियामेंट बोलते हैं। तो पार्लियामेंट को क्या किया, दो पार्ट में बांट दिया, एक यूनियन टेरिटरी और एक स्टेट। यानी पार्लियामेंट के नीचे राज्य हैं देश में, या तो केंद्र शासित प्रदेश है। मालूम है कि नहीं? हमारे यहाँ यूनियन टेरिटरी है या स्टेट है, राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं। कोई दिक्कत है? हमारे देश की मतलब हमारा देश कैसे चल रहा है पूरा, या तो देश में राज्य हैं, राज्य सरकारों के जरिए चल रहा है, और कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश यानी शासन केंद्र का है। जैसे दिल्ली क्या है, स्टेट है या यूटी है? स्टेट है दिल्ली, उसकी यूनियन टेरिटरी है, सारा पावर दिल्ली सरकार के पास नहीं। फिर भी दिल्ली ठीक है, लेकिन पांडुचेरी, दादर एवं नागर हवेली, अभी लक्षद्वीप, आप जम्मू कश्मीर ले लो, लद्दाख, ये सब क्या है, चंडीगढ़ जिसको हम लोग बोलते हैं, अंडमान निकोबार ये बोलते हैं, ये सब क्या है, ये स्टेट है या यूनियन टेरिटरी है? ये यूनियन टेरिटरी, यूटी इसको हम लोग बोलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश। इस पर पूरा कंट्रोल किसका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे चलाती, सारा काम करती। तो दो तरीके से चला सकते हैं, एक से आप यूनियन टेरिटरी बना लो और दूसरा क्या बना लो, स्टेट बना लो। कोई दिक्कत है? अब स्टेट हो या यूटी हो, वो अपना काम डिवीज़न के जरिए करता है। डिवीज़न कैसे करता है, तो वो जिलों के रूप में बांट देता है अपने आसपास के एरिया को। जैसे झारखंड एक स्टेट है, तो झारखंड क्या किया, खाली झारखंड ही है या झारखंड अपने नीचे क्या किया होगा? अगर झारखंड एक स्टेट है तो झारखंड कैसे चल रहा है, अपने नीचे कैसे काम कर रहा है? सोचो, खाली झारखंड होता हो तो चला पाना मुश्किल हो जाता कि नहीं? तो क्या किया झारखंड सरकार, उसको जिला वाइज बांट दिया कि जिला ये, जिला वो, जिला। इससे क्या हुआ, अगर हम टुकड़ों टुकड़ों में उसको बांट देंगे तो चलाना आसान होगा ना। तो जिला वाइज बांट दिया गया है, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग बांट देते हैं। अब जिला वाइज में भी दो तरह से बांटा गया है कि शहरी क्षेत्र अलग और ग्रामीण क्षेत्र अलग। जैसे लिखा रहता है हजारीबाग शहरी क्षेत्र और हजारीबाग ग्रामीण क्षेत्र, मुंबई शहरी और मुंबई ग्रामीण। तो शहरी क्षेत्र में क्या क्या होगा बताओ, समझ आ रहा है? शहरी क्षेत्र में कौन होगा हमारा सरकार का हेड, और ग्रामीण क्षेत्र में कौन है? अरे गांव में किसका चुनाव होता है, मुखिया का ना जी। और शहर में मुखिया का चुनाव होता है, शहर में किसका होता है? तो ध्यान दीजिए, शहरी क्षेत्र में क्या है, नगर निगम या नगर पालिका, म्यूनसिपालिटी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल और म्यूनसिपल नगर पंचायत जिसको हम लोग बोलते हैं। ये सबसे नीचे नगर पंचायत। इस जगह पे वार्ड परिषद हम लोगों के यहाँ होता है, सबका नाम अलग अलग है। हजारीबाग में बात करें तो इस जगह पे कौन होता है, वार्ड पार्षद होता है। हम लोग यहाँ पे वार्ड पार्षद चुनते हैं, वार्ड पार्षद के बाद नगर निगम, नगर पालिका परिषद चुनाता है, और उसके ऊपर है नगर निगम। और नगर निगम के अंदर ये मेट्रो नगर निगम है, ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता में मिलेगा। ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता में आपको मिलेगा, ये मेट्रो सिटी में। बाकी यहाँ तक हजारीबाग में ये हजारीबाग नगर निगम है,
यानी हजारीबाग म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आपको मिलेगा। तो शहरों का सरकार चलाने के लिए बताओ, शहर का ये सरकार है, ये कौन सी सरकार है शहर में? 3 तरह की गवर्नमेंट होती है, फिर से हम आपको बताते थे। एक होता है केंद्र सरकार, एक होता है राज्य सरकार, एक होता है लोकल सरकार। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट समझ रहे हैं मोदी जी बैठे हुए हैं, स्टेट गवर्नमेंट समझ रहे हैं हेमंत जी बैठे हुए हैं, और लोकल गवर्नमेंट में अगर शहर में आप रहते हैं तो लोकल गवर्नमेंट में कौन है? नगर निगम के जो अध्यक्ष हैं वो है सरकार। वो बोलेगा कभी यहाँ का लोकल टैक्स बढ़ जाएगा तो बढ़ा देगा। यानी यहाँ लोकल जो हम लोगों का बताइए, बिजली जो लगा हुआ है, पार्क जो बना हुआ है, सारी सुविधाएं जो मिलती है वो किसके ज़रिए मिलती है? नगर निगम के जरिए। लोकल सरकार है हमारा। बात समझ गए? इसका भी चुनाव होता है, सरकार का चुनाव होता है। उसी तरह गांव में लोकल सरकार कौन है? मुखिया। किधर है जी? पंचायत समिति, इधर ग्राम पंचायत। ये देखो लोकल सरकार है। गांव में लोकल सरकार कौन है? ग्रामीण क्षेत्र में मुखिया, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में हम लोग मुखिया बोल देते हैं, कहीं कहीं दूसरा नाम रहता है। झारखंड में मुखिया नाम है, बिहार में मुखिया बोलते हैं, लेकिन कुछ जगह पे ग्राम पंचायत नाम रहता है। ग्राम पंचायत के ऊपर कौन है? पंचायत समिति। आप लोग भी यहाँ झारखंड में भी पंचायत समिति होता है, हाँ या नहीं? अरे मुखिया के ऊपर कौन होगा? पंचायत समिति जो जीता है उसी से ना बनता है। एक उप मुखिया जिसको बोलते हैं, उप प्रमुख, इसको उप प्रमुख बोलते हैं। झारखंड में क्या बोलते हैं? प्रमुख। तो जो पंचायत समिति जीता है ना, जितना भी पंचायत समिति, वो सारा लोग मिलकर तय करता है कि एक व्यक्ति प्रमुख होगा, तो यहाँ से प्रमुख बनता है। और जो एक जिला परिषद, तो जानते हो जिला बोर्ड सबसे बड़ा होता है, जिला परिषद जो सारे पंचायत में फैला रहेगा, ठीक है। फिर सारा पंचायत मिल के क्या बनाता है? पंचायत समिति जो सारे पंचायत का जीतता है वो प्रमुख बनाता है। क्या बनाता है? प्रमुख। और प्रमुख से नीचे कौन है? मुखिया। और मुखिया से नीचे झारखंड में क्या है? वार्ड। वार्ड भी तो होता है मुखिया से नीचे। बात समझ गए सब लोग? कोई दिक्कत किसी को? यही सिस्टम चलता है। तो ये गांव की सरकार लोकल सरकार से, बताइए गांव में कैसे प्लान पहुंचेगा? तो ध्यान दीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे पहले स्टेट को भेजेगा, स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट को भेजेगा, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट किसको भेजेगी? डिस्ट्रिक्ट मतलब डीसी को, और डीसी भेजेंगे ब्लॉक में वीडियो को, और वीडियो किसको देंगे? जिला परिषद किसको? प्रमुख को। और प्रमुख किसको देगा? मुखिया को। और मुखिया किसको भेजेगा? वार्ड को। एक वार्ड में 20 घर 25 घर रहता है, उससे ज़्यादा तो रहता नहीं। और वार्ड पार्षद तो 25 घर को एकदम ऊपर से नीचे सब याद करके रखा है, वो जाके पहुंचा दिया योजना को। तो प्लान पहुंच गया कि नहीं पहुंचा? तो प्लान ऊपर से नीचे आसानी से पहुंच जाएगा। अच्छा, नीचे से कोई बात जानी है तो कैसे जाएगा? वार्ड किसको भेजेगा? मान लो एक सर्वे सरकार करा रही, तो वार्ड पार्षद सर्वे कर लिया, किसको जमा कर दिया? मुखिया किसको जमा करेगा? प्रमुख को। प्रमुख किसको जमा करेगा? जिला परिषद। जिला परिषद किसको जमा करेगा? बीडीओ को, ठीक है। बीडीओ किसको जमा करेगा? डीसी को। डीसी किसको जमा करेगा? यहाँ के जो हमारे मुख्यमंत्री के सचिव हैं उनको। और मुख्यमंत्री के सचिव किनको जमा करेंगे? प्रधानमंत्री को, पीएमओ में, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। तो बताइए, नीचे से ऊपर की योजना या ऊपर से नीचे की योजना आसानी से चली जा रही है, आ रही है, जा रही है। इस सुविधा के जरिए सरकार कितनी तरह की होती है? 3 तरह की। कौन कौन से? पहला सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरा लोकल गवर्नमेंट। फिर से रिपीट करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में सबसे ऊपर कौन है? जिला परिषद। दूसरा नंबर में कौन है? और तीसरा नंबर में मुखिया। हाँ, ग्राम पंचायत बोलिए, मुखिया बोलिए। अगर हम शहरी क्षेत्र में चले जाएं तो सबसे ऊपर में कौन है लोकल लेवल में? ये हम लोग के यहाँ यही चलता है, नगर निगम। दूसरा कौन है? नगर पालिका परिषद। और तीसरा कौन है? नगर पंचायत। सरकारें ऐसे ही चलती है। कहीं कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। अब यूनियन गवर्नमेंट देखिए क्या क्या इसके अंदर आता है। लिखिए संघ सरकार, सब तो पढ़ना है, सब तो मेरे ख्याल से कुछ करने की जरूरत नहीं। चलिए सारे बच्चे रिपीट करेंगे। संघ सरकार में कौन कौन आता है? संघ सरकार के अंदर कौन आता है? सबसे पहले कौन आता है? बता चुके थे अभी। सबसे ऊपर कौन? राष्ट्रपति। फिर कौन? थोड़ा सा सीक्वेंस गड़बड़ा गया, दूसरा ये होना चाहिए था, राज्यसभा दूसरा होता है। दूसरा कौन होता है? राज्यसभा। तीसरा कौन होता है? लोकसभा। सबसे पहले, दूसरा, तीसरा, और उसके बाद लोकसभा ही केंद्र सरकार है। हाँ या नहीं? लोकसभा ही क्या है? केंद्र सरकार। और उसके बाद बोलता है कि नॉमिनल हेड होंगे प्रेसिडेंट के, यहाँ प्रेसिडेंट दिखाना चाहिए। बोलता है प्रेसिडेंट के नॉमिनल हेड होते, मतलब नामित सदस्य होते हैं, जिसको राष्ट्रपति नामित करती है। रियल हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। यानी ध्यान देना, पूरे देश के या संसद भवन जो चल रहा है, तो संसद में जो असली मुखिया है उसका नाम क्या है? संसद का असली मुखिया का नाम क्या है?
प्रधानमंत्री, और एक नामित मुखिया नॉमिनल हेड है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट बोलते हैं, जिसको राष्ट्रपति बोलते हैं। यहाँ पे राष्ट्रपति लिखाना चाहिए, अध्यक्ष का आ गया, इसको क्या बोलेंगे? राष्ट्रपति। चलो लिख लेना राष्ट्रपति। कोई दिक्कत है? बात समझ गए सब लोग? फिर से ध्यान दीजिए, एक एक करके हम बता रहे हैं कि सबसे ऊपर कौन है? प्रेसिडेंट, उसके बाद कौन है? राज्यसभा, उसके बाद कौन है? लोकसभा। कोई दिक्कत है? लोकसभा के अंदर ही आता है सेंट्रल गवर्नमेंट। लोकसभा का हेड, सबसे नॉमिनल हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट। वो दिखेगा नहीं राष्ट्रपति, लेकिन ध्यान दीजिएगा जब लोकसभा का ये सदन चल रहा होता है या लोकसभा का सत्र चल रहा होता है, वैसी स्थिति में उस समय राष्ट्रपति का भाषण बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राष्ट्रपति चूँकि नॉमिनल हेड हैं, नामित सदस्य हैं, मतलब सब लोग उसको नॉमिनल मतलब है कि नाम मात्र का है, वो ज़्यादातर इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन उनका भाषण जरूरी है, राष्ट्रपति का भाषण होना चाहिए। तो नॉमिनल हेड भले राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन असली वो मुखिया लोकसभा का मेन मालिक कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? आगे बढ़ें। अब चलते हैं यूनियन गवर्नमेंट में क्या होगा? केंद्र शासित प्रदेश में बताइए कौन कौन केंद्र शासित प्रदेश है? देख लो। बोलता है स्पेशल स्टेटस टू पांडुचेरी, कब मिला था? 1963 में। स्पेशल स्टेटस टू दिल्ली, और जेके तो जान ही रहे हो क्या? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, याद आ रहा है? 370 रिमूव्ड। तो ये 3 जगह है जहाँ पे स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। दिल्ली को मिला है, पांडुचेरी को मिला और जम्मू और कश्मीर को मिला है। जहाँ पे असेंबली है, जहाँ पे असेंबली का चुनाव होता है। दिल्ली में चुनाव होता है, लेकिन जैसे चंडीगढ़ है उसमें कोई चुनाव नहीं होता है। अंडमान निकोबार है, कोई चुनाव नहीं होता, वो केंद्र के ही डायरेक्शन में चलता है। तो उसी तरह से यहाँ स्टेट कौन कौन से है? तो बोलता है स्टेट में सबसे ऊपर कौन होगा? गवर्नर। उसके बाद क्या होगा? लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको विधानसभा बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? लिखा भी है यहाँ पे, विधानसभा लिखा हुआ है। अरे हाँ या नहीं? उसका लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, विधान परिषद हम लोग बोलते हैं, विधान परिषद। यानी राज्य ऐसे चलेगा। डिस्ट्रिक्ट कैसे चलेगा? तो डिस्ट्रिक्ट में भी हम लोग देखते हैं, हालांकि ये चीज़ तो हम लोग नीचे देख चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट में भी देखिए 2 तरह का, शहरी और ग्रामीण। तो बताइए शहरी में कौन कौन आता है? तो शहरी में बोलता है कि अर्बन लोकल गवर्निंग बॉडी होगा, जिसमें मेट्रोपॉलिटन, अभी तो पढ़ चुके हैं ना, ये सब पढ़े हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में कौन कौन आएंगे? ग्रामीण में जिला स्तर पर कौन है जी? पूरे डिस्ट्रिक्ट में कौन रहता है? जिला परिषद। यानी हम जो अपने ज़िला से एक व्यक्ति को चुन के भेजेंगे, वो जिला का हेड होगा, जिला परिषद। और जिला परिषद कैसे जाता है? हर ब्लॉक से एक निकलता है, हर ब्लॉक से एक निकलेगा जिला परिषद, ठीक है, जो जाके जिला में आपको रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर या तहसील लेवल पर रहता है, और ग्राम पंचायत विलेज लेवल पर, जिसको मुखिया हम लोग बोलते हैं। कहीं कोई दिक्कत है इसमें? ये सरकारें जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं? इस व्यवस्था को आप जान रहे हैं ना, कैसे चुना जाता है? ये तो चुनाव हम लोग लड़ते हैं, बहुत ज़बरदस्त वोटिंग भी होता है, और खूब मुर्गा चलता है। तो भाई खाली मुर्गा खाना है कि सिस्टम भी देखना है? पूरा चलता है एकदम ज़बरदस्त पार्टी, तो सिस्टम भी देखना है। अच्छा बताइए, अब हम आपसे पूछते हैं कि जो सबसे नीचे वार्ड पार्षद होता है, एकदम गांव का सरकार पूछ रहे हैं, शहर का छोड़ दीजिए, वार्ड पार्षद से ऊपर मुखिया होता है, ठीक है। और मुखिया का कोई काम नहीं, मुखिया का काम है बस एक पंचायत है देखना, जो उसका पंचायत है बस उसमें काम करना। जो पंचायत समिति हम लोग चुन के भेजते हैं, तो सारे पंचायत समिति जो एक ब्लॉक में जितने पंचायत समिति जीत के आए होंगे, सब पंचायत से एक समिति जीत के आया होगा, तो सारे पंचायत समिति मिल के किसी एक को चुनते हैं। जैसे मान लो 15 जीत के आए, तो 15 में से कोई एक, 15 अगर पंचायत आपके ब्लॉक में है, एक ब्लॉक है जिसमें 15 पंचायत है, तो 15 पंचायत समिति जीता होगा, तो 15 में से कोई एक उसको प्रमुख बनाएगा। सब लोग वोटिंग करके क्या करेगा? प्रमुख बनाएगा। जो प्रमुख होगा, जो पूरे पंचायत को, ये पूरे ब्लॉक को देखेगा, प्रमुख हेड पंचायत समिति बनाएगा। अब यहाँ पे पूरा करप्शन चलता है कि किसको बनाना, खैर वो जो होता है बाद में बात करते हैं, हम लोग बता रहे सिस्टम। तो एक प्रमुख बनाएगा। अब बोल रहा है कि जितने लोग, ध्यान दीजिएगा, एक प्रमुख समझ गए। अब क्या कर रहा है? जिला परिषद जीतेगा। तो एक ब्लॉक में कितना जिला परिषद होगा? एक ही जीतेगा। पूरे ब्लॉक लेवल पर ना जिला परिषद होता है। तो एक ब्लॉक में मान लीजिए कि किसी डिस्ट्रिक्ट में, अगर हम लोग हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, तो हजारीबाग में पता चला कि 21 ब्लॉक है। कितने ब्लॉक है? 21। तो इसका मतलब 21 जिला परिषद जीता होगा। तो 21 जिला परिषद मिल के, ये जो जिला परिषद जीता 21 मिल के एक अध्यक्ष चुनेगा, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट का होगा। पूरे हजारीबाग में एक अध्यक्ष होगा,
ठीक है, जो जिला परिषद का होगा। तो सारे जिला परिषद मिल के किसी एक को अध्यक्ष चुनते हैं और वही अध्यक्ष जिला में यहाँ पे बैठेगा, वो डीसी ऑफिस के सामने या सरकारी उसको ऑफिस मिलेगा, उसी में बैठेगा और वहीं से पूरी योजनाओं को क्रियान्वयन करेगा। बात समझ के, सिस्टम ये बनाया हुआ है, लेकिन लोग पैसा खाने के चक्कर में कुछ भी कर देता है, लेकिन सिस्टम ये है और इसी तरह से चलेगा। ये है गांव की सरकार, गांव की सरकार। और फिर हम लोग चलते गांव से थोड़ा सा ऊपर आ जाते थे, विधायक में चले जाइए, एमपी में, सॉरी एमएलए में। तो एमएलए अगर मान लीजिए जीता है तो जितने भी एमएलए जीते हैं, जितने एमएलए जीते हैं, ये सारे एमएलए फिर क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं, मीटिंग करते हैं, वोट करते हैं और सारे एमएलए चुनते हैं चीफ मिनिस्टर को। किसको चुनते हैं, सीएम को, कि कौन मेरा सीएम होगा। जिसके लिए वोटिंग करते हैं वही मेरा सीएम बनेगा। अब सवाल है कि ये तो निकल गया, उसके बाद एक और चीज़ हम लोगों को पढ़ना था इसके अंदर कि सीएम का चुनाव तो हो गया, लेकिन विधान मंडल के साथ विधान परिषद भी होता है। तो बोलता है जितने लोग जीते हुए एमएलए हैं वो, हम लोग एमएलए को कौन चुना, पब्लिक, जनता ना चुनी जी, हम लोग एमएलए को चुने, एमएलए कौन होगा। उसके बाद एमएलसी चुना जाता है, तो एमएलसी को ये एमएलए लोग चुनेगा, सारे एमएलए लोग चुनेंगे कि एमएलसी कौन होगा। फिर एमएलसी का चुनाव होगा, उसका परसेंटेज सिस्टम है कि कैसे कैलकुलेट होगा। तो एमएलसी का चुनाव होगा, एमएलसी बैठेगा वहाँ पे। तो इसलिए दो चीज़ होता है, एमएलए और एमएलसी। हम लोग ज़्यादा फेमस एमएलए की क्यों है, क्योंकि हम लोग के पास वोट मांगने कौन आता है। आपके पास राज्यसभा का कोई आदमी आया कि हमको राज्यसभा में बैठना है तो हमको वोट दो, हमारे और आपके पास नहीं आएगा। राज्यसभा में बैठने के लिए हमारे पास जाने की ज़रूरत नहीं, उसको जाने की ज़रूरत है राज्य सरकार के पास, और उसको जाने की ज़रूरत है केंद्र सरकार के जीते हुए एमपी के पास। वो एमपी और एमएलए को अपने साथ जोड़ता है कि आप हमको सपोर्ट करो, हम राज्यसभा जाना चाहते हैं। तो राज्यसभा का चुनाव जनता नहीं करती, राज्यसभा का चुनाव जनता द्वारा चुने हुए जो एमपी और एमएलए हैं वो करते हैं। और यही पूरा सिस्टम डेवलप है सरकार में। तो कैसे सरकार चलती है उस पूरी बॉडी को लिखना है। कहीं कोई दिक्कत है तो पढ़ा जा सकता है। ये यूनिट 1 हम लोगों का यहीं तक था, मेरे ख्याल से इसके आगे यूनिट 2 है जी, ग्लोबल सिटीजनशिप। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, गवर्नेंस। कोई दिक्कत है। अब हम लोग अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे, ग्लोबल सिटीजनशिप।